Hello everyone and welcome to Sambhav Law. In today's session, we have with us Saloni, who has scored a very good score in the CVT LLM 2023 examination, and she is currently a student of Delhi University 3-year LLM program, and accordingly, she is here with us to share her experience as to how one should prepare for the CVT LLM exam, and accordingly how her life is going inside Delhi 3-year programs, and what are the things that one can expect while enrolling in the 3 year course. So accordingly, Saloni, I welcome you to the channel. Thank you so much, sir. Hello, everyone. As sir has already told, my name is Saloni, and I have completed my BLLB from ICFA University, Dehradun, and currently I am pursuing LLM from Faculty of Law, Delhi University. So, dealing with my preparation strategy for CUET PG exam. So, basically, when I started preparing, the first of all things what I did, I went through the last year previous question paper. In the year of 2023, 2022 का ही क्वेश्चन पेपर था हमारे पास. मैंने एक बार क्वेश्चन पेपर देखा. I went through all the question and I got to know the level of question that is being asked. So, like I am already a judiciary aspirant from my BLL because I had my goal that I will be going into this field. So when I went through the major subjects, I had a good hold on the major subject. बट जब मैंने पेपर देखा देन आई गॉट टू नो मेजर सब्जेक्ट ही नहीं है, साथ में बहुत सारे माइनर सब्जेक्ट्स भी पूछे जाते हैं इसमें. तो मेरा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रैटेजी ये था कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स डील करने हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी अगर मैंने छोड़ा तो हर सब्जेक्ट के 4 नंबर थे एंड लाइक माइनर सब्जेक्ट से भी 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो 4 करके भी अगर हम जोड़े तो 12 मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाता है. और मेरे हमारे टाइम पे तो 25 क्वेश्चन जनरल उसके भी आ रहे थे, जनरल एप्टीट्यूड के. एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मैथ्स मेरी कितनी अच्छी है, नहीं अच्छी है. सो आई हैड दैट फियर आल्सो कि मैथ्स तो नहीं होने वाली. सो मेरा ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट था कि मुझे लॉ अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि मुझे सेक्शन ए उतना ओवरकम ना करे. सो मैंने लॉ के लिए यही स्ट्रैटेजी फॉलो की कि मैंने कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं छोड़ा. लाइक माइनर से माइनर सब्जेक्ट भी मैंने डील किया था. माइनर सब्जेक्ट्स को डील करने का बहुत छोटा सा तरीका है. आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट पीजी, जो कि नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली. सो मुझे वहां से ये पढ़ने को आ गया कि मुझे माइनर सब्जेक्ट्स डील कैसे करने हैं, क्योंकि क्लैट पीजी में व्हेन यू गो थ्रू आपको केस लॉस पढ़ने पड़ते हैं, और केस लॉस में जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे माइनर सब्जेक्ट्स डील करने पड़ते हैं. तो वहां से मुझे माइनर सब्जेक्ट पढ़ने की एक आदत हो गई थी. तो जब मैंने माइनर सब्जेक्ट्स में जब भी स्टार्ट करती थी तो मैं क्या करती थी कि पहले प्रियम्बल पढ़ लेती थी, और उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको खुद ही पढ़ के समझ में आ जाते हैं कि क्या है, और उसके बाद मैं एमसीक्यूज लगा लेती थी. तो प्रॉब्लम क्या आती है माइनर सब्जेक्ट्स के साथ कि आपको एमसीक्यूज नहीं मिलते हैं उसके. तो आप यूट्यूब पे कोई भी रैंडम चैनल चले जाइए, आपको एमसीक्यूज मिल ही जाते हैं. तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि आपको कैसे डील करना है. तो मेरा तो माइनर सब्जेक्ट्स को लेके ऐसा मैंने डील किया था. बट हाँ, मैंने ये मेक श्योर किया था कि अगर आपसे व्हाइट कॉलर क्राइम से भी क्वेश्चन है तो आप व्हाइट कॉलर क्राइम भी पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता, क्योंकि जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं. मेजर तो सब पढ़ के जाते हैं, माइनर पढ़ते नहीं है, और वही आपकी मेरिट बनाता है. तो मेरा तो यही था कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स डील किए थे, मैंने कुछ नहीं छोड़ा था. और सेक्शन ए क्योंकि अब हट गया है तो उसका मुझे लगता नहीं कि डिस्कशन करने की जरूरत होगी. बट यही मेरा तो पूरा ओवरऑल यही स्ट्रैटेजी थी कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने थे, मुझे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट छोड़ना नहीं था. मेजर सब्जेक्ट्स के लिए क्योंकि मैं जुडिशियल एस्पिरेंट हूँ तो मैंने हमेशा से एमसीक्यूज में मेरा हाथ रहा है, तो मैं एमसीक्यूज लगाती रहती थी. तो मैंने मेजर पे ज्यादा ध्यान ना देके माइनर्स पे ज्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि अगर मैं वेटेज भी देखूँ तो उनके ज्यादा हो जाते हैं. लाइक कॉन्स्टी से भी अगर 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो बहुत नॉर्मल है, वो हर एग्जाम में आते हैं. आप कोई भी रैंडम एमसीक्यू की बुक भी उठा लेंगे तो आपका मेजर प्रिपेयर हो जाए. माइनर ही एक प्रॉब्लम होती है जो कि एक स्टूडेंट फेस करता है. तो मेरा ओवरऑल स्ट्रैटेजी तो यही था कि सब पढ़ के जाना है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट छोड़ना नहीं, चाहे वो आईपीआर था, चाहे वो आरटीआई था, चाहे वो कुछ भी था, इंटरनेशनल लॉ था. हाँ, यही था सब. सलोनी, इसमें मैं एक चीज ये पूछता हूँ जैसे आपसे कि आपने कहा कि जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं आपने उनको भी प्रिपेयर करा, आपने मेजर सब्जेक्ट्स को भी सारा प्रिपेयर करा, तो फिर आपने उस चीज को किस तरीके से हैंडल करा कि आप पढ़ाई जब इतनी सारी कर लेते हो तो फिर कई चीजें ऐसी होती है जो आप भूल जाते हो, आपको रिकॉल करने में दिक्कत होती है, उन सब चीजों को आपने कैसे हैंडल करा? सर माइनस मेजर सब्जेक्ट्स तो ऐसा है कि आप उसको रिवीजन में कर रखते हैं तो वो भूलने के चांसेस कम होते हैं.
प्रॉब्लम माइनर सब्जेक्ट्स के साथ ही रिवीजन की भी आती है। मेजर सब्जेक्ट का ये सीन है कि आप एक बार पढ़ लीजिए, आप एमसीक्यूज लगाते रहिए तो आपको याद रहती है चीजें। माइनर सब्जेक्ट्स के लिए मेरा ये स्ट्रैटेजी या मेरा ये टेक था कि मैं नोट्स बना लेती, लाइक प्रियम्बल के नोट्स बना लिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन के बना लिए। और जब मेरा एग्जाम पास था लाइक 15 डेज प्रायर, तो मैं डिवाइड कर लेती थी डे को कि लाइक फर्स्ट हाफ में मैं मेजर सब्जेक्ट 2 पढ़ रही हूँ और सेकेंड हाफ में मैं एटलीस्ट 3 माइनर सब्जेक्ट्स कर रही हूँ, क्योंकि वो छोटे छोटे होते थे तो वो हो जाते। तो जितनी ज्यादा रिवीजन रखते हैं उतना ज्यादा हेल्पफुल रहता है, माइनर्स का तो बहुत ज्यादा। माइनस का भी। तो और इसमें रिवीजन ही था। हाँ, और इसमें सलोनी अगर मैं एक चीज और जैसे पूछता हूँ कि जो एक इम्पोर्टेंस आपने बताई एमसीक्यूज की, साथ में जैसे मॉक पेपर्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में आप क्या हम्म। कहोगे, कितनी प्रैक्टिस हमें रिक्वायर्ड होती है इस एग्जाम के लिए? सर मॉक्स की बात करूँ तो मॉक्स का ये सीन है कि मॉक्स आप दीजिए, आप अपने टाइम लिमिट को देखते हुए मॉक्स दीजिए कि आप क्या पर्टिकुलर टाइम में आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। मॉक्स अच्छे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, कभी कभी वो ओवर कॉन्फिडेंट भी आपको कर देते हैं जब आपके मॉक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। दिस वाज द प्रॉब्लम व्हिच आई फेस इन क्लैट पीजी, wherein I was securing a good marks in my mocks, but I couldn't secure as good in my CLAT. सो मुझे ये थोड़ा समझ में आ गया था कि मैं मॉक्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी, बट इसके लिए भी मैंने 5-6 मॉक्स दिए थे जस्ट टू मेक श्योर कि मैं उसने टाइम लिमिट में मैं चीजें कर ले रही हूँ। और क्योंकि जब आप मॉक्स देते हैं तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको उसको जाके डील करना है। जैसे कि आप मेजर भी पढ़िएगा तो आप जब मॉक लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा, ओ अच्छा ये वाला सेक्शन छूट चुका है, ये वाला आर्टिकल छूट चुका है, तो आप वापस से उसको रिवाइज करते हैं। तो एक बार जो मॉक में चीजें गलत होती है वो दोबारा नहीं होती, क्योंकि ट्रू। वो दिमाग में सेट हो जाता है। तो मॉक की पॉइंट। भी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। मगर अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें, जब आपका टाइम पास आने लगता है एग्जाम के, तो आई वोंट प्रेफर कि आप बहुत ज्यादा मॉक्स दीजिए, बट प्रिपरेशन या फिर अपनी रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ। बट हाँ, मॉक्स मॉक्स एंड एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इम्पोर्टेंट। उसके बिना तो नहीं समझ में आना। जी। और जैसे सलोनी एक चीज़ ये भी इसमें आ जाती है कि आप तो जब मॉक पेपर्स लगा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, बिकॉज़ जो सीवीटी देने वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहे, लास्ट ईयर में थे, अब उनको याद आया कि हाँ, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले मुझे प्रिपेयर करना है और एमसीक्यूज़ भी लगाना है, सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है, सब कुछ करना है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस दोगे कि वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करें? अब लास्ट मोमेंट के लिए सो आई फील कि मॉक्स वुड बी बेटर ऑप्शन, रीजन बीइंग कि प्रिपरेशन नहीं की है तो मॉक्स आपको एक स्केलेटन दे देगा कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचता कि आप जाके खुद से डाइव इन करें और चीजें ढूंढे कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। वंस यू गिव मॉक यू गेट टू नो कि व्हाट आर द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो अब मॉक्स जितना मॉक्स करेंगे तो ऑब्वियसली आपके एक एन नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर आर्टिकल 14 भी डील कर लिया अगर एक पर्टिकुलर मॉक में, तो आप आर्टिकल 14 पूरा जाके पढ़िएगा, आप क्या लिखा है उस पे, लीडिंग केसेस क्या है। तो आपका कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन तो एग्जाम में फंसना है, ऐसी बात नहीं है। मतलब लास्ट मोमेंट पे मॉक्स हेल्प करते हैं अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया पहले से तो। आई सी। अच्छा, अब मैं सलोनी आई विल कम टू द पार्ट जब हम लोग बात करते हैं थोड़ा-सा एलएम के अंदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कोर्स परस्यू कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है जब आप 3 ईयर एलएलएम दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू कर रहे हैं तब? ओके सर, सो सर मेरा पहला प्रेफरेंस ही 3 ईयर एलएलएम था, रीजन बीइंग कि मुझे अपनी प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान देना था और एलएलएम भी साथ में, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से था। तो इसमें क्या है कि 3 ईयर मोर फ्लेक्सिबल इन कंपैरिजन टू 2 ईयर, लाइक इन 3 ईयर देयर इज नो सच अंडरटेकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लाइक इन द केस लाइक इन द केस ऑफ 2 ईयर आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि आप कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं लेंगे ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ योर 2 ईयर एलएलएम, बट 3 ईयर में ऐसा कोई सीन नहीं है। और जब सब्जेक्ट्स की और पढ़ाई की बात करें बर्डन की, तो कंपैरेटिवली काफी कम होता है। लाइक 3 ईयर में अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ तो मेरे 3 सब्जेक्ट्स ही हैं, जिसमें एक लीगल रिसर्च का सब्जेक्ट है, एक कंपल्सरी है, कंपैरेटिव है, और एक सब्जेक्ट हमारा हो जाता है कि ये इलेक्टिव है। तो इनकी भी क्लासेस हमारी 5 to 9 चलती है। 5:30 to 7:30, देन 7:30 to 9:30, 2 आवर्स की ईच क्लास चलती है। और इसमें बर्डन काफी कम होता है। और जिस हिसाब से पर सेमेस्टर एक ही एग्जाम होता है, एंड टर्म मिड टर्म जैसा कुछ है नहीं इधर। और आपको टर्म पेपर सबमिशन है, प्रेजेंटेशन है और एग्जाम्स है। तो
कंपैरेटिवली 2 इयर्स के 3 ईयर काफी फ्लेक्सिबल है। अगर आपको मतलब अगर आपको फुल फ्लेज्ड एलएलएम ही नहीं करना है, साथ में आप और भी चीजें परस्यू करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर 3 ईयर एलएलएम। और मेरा एक्सपीरियंस तो 3 ईयर में काफी सही है, क्योंकि मुझे काफी टाइम मिल जाता है। लाइक मेरी इवनिंग की क्लास है, तो सुबह का मेरे पास पूरा टाइम रहता है कि मैं उसको कैसे मैं यूटिलाइज करना चाहती हूँ, तो मैं वो अकॉर्डिंगली वैसे कर सकती हूँ सर। एंड वैसे देखा जाए सलोनी, मतलब जो क्लासेस होती हैं वो आपकी कितनी, मतलब आप कह सकते हो कि हेक्टिक होती हैं, बहुत पढ़ाई होती है, कैसे रहता है उसका पूरा सिस्टम आपके हिसाब से? सर इतनी हैप्टिक एज सच हैप्टिक नहीं रहती है क्लासेस। लाइक क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है, तो इस समय तो रेगुलर क्लासेस लगी थी हमारी इस सेमेस्टर, वो भी फर्स्ट सितंबर में तो एज सच क्लासेस नहीं लगी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्लासेस लग रही थी, बट इतना सीन नहीं होता है कि मतलब मैनेजेबल है क्लासेस। क्लासेस हैप्टिक मैनेजेबल तो है। नहीं होती, और बट जो वही है टाइमिंग पर वगैरह, क्लास और जो टाइमिंग वगैरह होती है क्लासेस की, वो आपकी क्या रहती है? 5:30 to 7:30 एंड 7:30 to 9:30। 9:30 मतलब हम्म 8:30 यस सर। 9:30 के ये आसपास में ये जाती है। हमारा टाइमिंग था उस समय इवनिंग का, मतलब समर टाइम्स का। समर फिर टाइम्स धीरे में धीरे जी, टाइम चेंज हो जाता है। चेंज होता रहता है उस हिसाब से। फिर 5 to 7 हो जाता है, 7 to 9 हो जाता है। हार्डली 9 तक जाते नहीं है फैकल्टी, 8:30 या 8 तक दे लीव हुँ, आई सी। और जैसे अकॉर्डिंगली। सलोनी, जैसे इसके अलावा जैसे हम लोग बात करते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह क्या प्रोवाइड की जाती है 3 ईयर वालों को कि? जैसे 2 ईयर में आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, वो भी मेरिट बेसिस पे। ठीक है, और 3 ईयर में? तो और 3 ईयर में नहीं मिलती। नहीं थ्री मिलती ईयर है, में तो नहीं। फिर आस-पास में मतलब वहाँ पे अगर जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को पीजी या कुछ रूम रेंट करना है, तो उस सब के लिए दिक्कत होती है कि सही रहता है नहीं सब कुछ? सर, कॉलेज के आसपास काफी सारी एरिया जहाँ पे मिल जाता है। लाइक ज्वाइनिंग में ही आपको जीटीवी नगर भी 15 मिनट्स का रास्ता है, आपको जीटीवी नगर में काफी मिल जाता है। फिर आसपास में ही मलकागंज है, शक्ति नगर है, where you will easily find the PGs। ओके, और ऐसा वहाँ से फिर कोई मतलब ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं दिक्कत होती है। नहीं होती है। नहीं और नहीं, रहने की दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत नहीं होती है। और उसके अलावा जैसे हम लोग एक बात करते हैं कि जो टीचिंग फैकल्टी है और जो आपका एक्सपीरियंस है वैसे पढ़ाई का, वो कैसा है आपका? सर फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अच्छा है। लाइक अब एकदम I have done my BLLB from private university, and now I am seeing the difference between the private and the गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। लाइक काफी अच्छे फैकल्टीज हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं। ये सब्जेक्ट्स मैंने पहले भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है एलएलबी टाइम में। लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आई हैव चूजन फॉर माय ऑप्शनल, बट नाउ आई एम डीलिंग इट इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। आई नो द स्कोप इज मच वाइडेड नाउ, बट आई फील कि बेटर है। सो यस सर, ये काफी अच्छा है, और मतलब काफ़ी अच्छा है। प्रैक्टिकल अप्रोच काफी बेटर हो चुकी है इधर आने के बाद। हुँ। और क्योंकि आगे जाके भी लॉ से ही डील करना है, तो आपका एक और बेस और अच्छे से इनहेंस हो रहा है कि आप आगे जाके और बेटर कर सकते हैं। जी, जी। और वैसे देखा जाए तो इसके अंदर जैसे हम लोग बात करते हैं फैसिलिटीज़ की दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप लोगों को लाइब्रेरी और बाकी सब चीज़ों का एक्सेस भी बढ़िया से रहता है? हाँ हाँ सर, लाइक लाइब्रेरी में तो वैसे हम लोग गवर्न होते हैं कैंपस लॉ सेंटर से, हमारी मेन लाइब्रेरी वहीं पे है। बट एज सच हमें मना नहीं है कि हम इफ वी वांट वी कैन गो इन LC1 LC2, एंड आल्सो वी कैन यूज द सेंट्रल लाइब्रेरी टू। सो मेनी ऑफ माय बैचमेट्स दे अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, उनको जो लाइब्रेरी अच्छी लगती है तो दे गो देयर एंड सिट एंड दे प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स व्हाटएवर दे वांट टू। तो सलोनी, इसमें जिसमें एक चीज़ हम लोग ये भी देखते हैं कि जब आप बात करते हो लाइब्रेरी एक्सेस है, वो भी है, और उसके अलावा जैसे जो जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे एक माहौल जो आपको मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, हाँ उसके हाँ। बारे में आप क्या कहेंगे? और क्या ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है और प्रिपेयर करने के लिए अच्छे से? यस सर, जब भी मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, आई रेयरली फाइंड कि कोई एलएलएम के लिए प्रिपरेशन पढ़ रहा है। एवरीबॉडी इज लाइक, ये स्टेट का जुडिशियल बुक है, वो स्टेट का जुडिशियल बुक है। आपको पूरा एक इन्वायरमेंट मिल जाता है जहाँ हर दूसरा तीसरा इंसान इज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी। वन ऑफ माय बैचमेट, वन ऑफ माय क्लासमेट रादर, शी इज अ जज इन दिल्ली। सो लाइक आप अपने क्लासमेट्स को देख के ही मोटिवेट रहते हैं कि everybody is doing, everybody is working, and your own classmate is a judge, then you get motivated। आपको मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी आने के बाद जो इन्वायरमेंट मुझे मिला है, आई डोंट थिंक कि वो कहीं और मिलता। मतलब आपके फ्रेंड्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं,
Many of my friends are doing coaching in different institutions. They keep on telling me कि कैसे क्या प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि जब से लाइक 2023 में तो काफी वैकेंसीज आ चुकी, काफी सारे स्टेट्स ने की है, तो हर दूसरे महीने एग्जाम्स हो रहे हैं, तो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, एक दूसरे की सब हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब वो जो इन्वायरमेंट लाइब्रेरी में मिलता है वो काफी अच्छा होता है। लाइक आप प्रिपेयर, आपको और मोटिवेट करता है कि आप और अच्छे से प्रिपरेशन करें। और आपको कहीं डाउट भी हो रहा है, then you are getting ample of people from which you can clear that doubt. They'll tell you कि how to deal with the subject, how to go about these things. Like a totally wholesome experience I have in the Delhi University in respect of preparation, sir. प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और Yes. जैसे आपने एक चीज अभी ये भी मेंशन करी कि आपकी एक जो बैचमेट है वो भी एक जज है, तो मतलब ये भी है कि वहां पे आपको ऐसा भी होगा, आपको अलग अलग तरीके के आपको फील्ड्स के जो आपके लोग होते हैं वो मिलेंगे, जिससे कि आपको एक बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस उस चीज का Yes, sir. मिलेगा। Yes, sir. आपको ये समझ में आएगा कि लाइफ हमारी क्वालिफाई करने के बाद कैसी होगी, आपको उस चीज का सीधे सीधे एक अंदाजा लगता है। तो दैट इज समथिंग जो कि जनरली आपको कहीं और नहीं मिलेगा, बिकॉज आप चाहे बीएचयू चले जाओ, कहीं और चले जाओ, वहां पे ये जो जॉब वाला फैक्ट होता है, ये कहीं ना कहीं लोगों को कहता है कि हम भाई वो नहीं कर सकते। लेकिन 3 ईयर वाले में जो कि पार्ट टाइम उसके अंदर थोड़ा सा वो चला जाता है, तो उसमें काफी लोग प्रेफर करते हैं इस चीज को कि हाँ हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपना एलएलएम करेंगे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं प्रमोशन में भी फायदा करता है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। Yes, तो वो sir. भी एक फैक्ट है, Yes, sir. वो भी एक फैक्ट है। Yes, अच्छा, sir. लास्टली मैं आपसे सलोनी एक आखिरी बात ये पूछूंगा, जैसे मान लीजिए जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि क्लैट पीजी का एग्जाम आपने दिया था, आपको भी थोड़ा सा वो तो हुआ ही होगा कि हाँ नहीं हुआ, फिर आपने अपना फिर से हौसला बांधा, आपने कहा नहीं मैं तैयारी करूंगी, आपने बढ़िया परफॉर्म किया। ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहोगे कि कैसे एक जो निराशा होती है एग्जाम ना निकलने की या प्रिपरेशन टाइम पे ना शुरू करने की, उनको आप क्या मैसेज दोगे? Sir, frankly speaking, after not able to clear CLAT PG 2023, I gave up studying for whole semester. I thought I was not good for anything because it's like कि आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और वो मेरे साथ हो चुका था। मैंने भी गिव अप कर दिया था। मैंने सोचा था कि आई विल जस्ट बी गोइंग फॉर जुडिशरी। उसके लिए भी बहुत कम कॉन्फिडेंस रह गया था, क्योंकि व्हेन आई एम नॉट एबल टू clear CLAT is the exam which is just for a college. How am I going to clear this? But चीजें are totally different. हर एक एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। जब आप क्लैट देखेंगे तो उसकी टोटली डिफरेंट है, केस बेस्ड स्टडी है। जब आप सीयूईटी देखेंगे वो भी डिफरेंट है, वो थोड़ा सा जुडिशरी बेस्ड है। मगर एक किसी एग्जाम में फेल होना से आप दूसरे एग्जाम को उस पे जज करना एक गलती होती है। लाइक आपको खुद से मोटिवेट, आपको कोई दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस आपको खुद नहीं, अपना आइडिया होना चाहिए कि आप कितना कर सकते हैं। जब मेरे साथ क्लैट में नहीं मुझे अच्छे मार्क्स आए, पीपल यूज टू टेल मी कि नहीं नहीं यू विल बी एबल टू डू दिस दैट, बट मुझे कुछ समझ नहीं आता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। 3-4 महीने आई वाज लाइक टोटली ब्लैंक। बट जब मैंने पेपर निकाला सीयूईटी का, आई गॉट टू नो 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 आई विल बी एबल टू डू दिस, आई विल डू दिस। So then I started preparing for the same. So I will be saying कि आप खुद में अपने आप को ढूंढिए। आपको पता होगा कि आप कितना, आपका कितना पोटेंशियल है, वो कोई दूसरा इंसान आपको नहीं बता सकता है। बिल्कुल तो सही वो बात। मैंने खुद देखा। इवन मैं एक दो मेरे कॉलेज के फैकल्टीज से भी मैं मिली, लाइक देयर आर फ्यू फैकल्टी जिनसे मैं कांटेक्ट में रहती थी। देन दे टोल्ड मी, व्हेन आई टोल्ड कि सर मेरे से क्लैट नहीं निकला, देन दे यूज्ड टू बी लाइक नहीं नहीं तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओगी, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक सर इतना इजी नहीं है जाना। बट वो जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर दिखाते थे, आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं होगा कुछ मुझ में, इसलिए टीचर्स बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। और इनर मी क्यों नहीं होगा, एक नहीं हुआ तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं तो तीसरा होगा। बहुत सारे एग्जाम है, एक एग्जाम से फेल होने से आप दूसरे को नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैंने तो इस जर्नी से ये बहुत सीखा है। ये 2 ही एग्जाम दिया था मैंने उस समय, बट इससे मैंने इतना सीखा है कि एक एग्जाम की वजह से आप अपने को सेटबैक नहीं कर सकते। क्योंकि मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ, मैंने वो 4 महीने कुछ पढ़ाई नहीं की। तो मैं अब इस फेज में हूँ कि मैं अब एग्जाम्स देती हूँ, तो मैं दूसरे दिन 2 घंटे के लिए मुझे बुरा लगता है अगर एग्जाम मेरे खराब जा रहे हैं, बट फिर मैं फिर से ओवर हो जाती हूँ कि ठीक है, 1 महीने बाद मेरा दूसरा एग्जाम। तो वही है, एक एग्जाम से डिमोटिवेट होकर दूसरा तो बिल्कुल, और क्लैट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्लैट तो आप कितना भी पढ़िए, कुछ ना कुछ तो छूट जाता है। छूट ही जाता है, सही बात है। प्लस उसमें बहुत सी तो चीजें होती हैं जो CUET कि इज, हाँ यस सर, CUET इज बिट मैनेजेबल, बट हाँ
काफी मेरे भी काफी बैचमेट्स थे जो सीयूईटी का सिलेबस ही देख के सीयूईटी का एग्जाम तक नहीं डालने आए। दे वर लाइक कि नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, आप ठानिए तो सब होता है। तो मेरा सही तो बात बस है। यही था कि आई विल डू सो आई हैव डन। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल इसमें सलोनी बढ़िया वही है कि देखिए, एक जो बात होती है कि जो एक मोटिवेशन आती है किसी भी एग्जाम के प्रिपेयर करने के लिए, वो कैसे आती है? वो अंदर से आती है। ठीक है। कोई अगर बाहर से आपको 50 बार भी बोले कि तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, जब तक आपको खुद पे यकीन नहीं होगा कि मैं कर सकता हूं, आप उस चीज को नहीं कर पाओगे। और जो बात होती है, हर इंसान को टाइम लगता है, हर इंसान का अपना एक खुद का सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है। कभी कभी होता है लोग साल साल भर बैठ जाते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा उसमें चले जाते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, हम कुछ और करेंगे। लेकिन फिर बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, फिर वो धीमे धीमे करके वापस ऑन ट्रैक आते हैं और फिर वापस लग जाते हैं अपनी पढ़ाई में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात बोली कि हाँ भले चलो टाइम लगे, भले चलो वो हो, लेकिन जो कहते हैं ना, आपकी कहावत है कि अंत भला तो सब भला, दैट इज द मेन ट्रू। ये बहुत ही यस सर। इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बहुत बढ़िया बात बोली है। तो अकॉर्डिंगली आई थिंक कि ये जो हमारा सेशन रहा, इससे काफी स्टूडेंट्स ने काफी कुछ सीखा होगा। साथ ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो एलएलएम प्रोग्राम है उसके बारे में आपने काफी कुछ हमें मतलब बताया, तो आई होप कि स्टूडेंट्स को काफी उससे वो होगा। एंड आई थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच रोनी फॉर द सेशन। थैंक यू वेरी मच।